नमस्ते, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जय जी, जो हमारा सेशन है उसी से शुरुआत करते हैं, जो उसका नाम है भक्ति, जीवन और माया। जीवन के लिए भक्ति ज़्यादा आवश्यक है या माया आज के समय के अनुसार? डिपेंड्स। अगर आप वैराग्य ले रहे हैं तो माया बिल्कुल ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो मुझे लगता है भक्ति और माया का एक बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना उसके बिना शायद भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे, और अगर भक्ति नहीं हुई तो माया का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों का बैलेंस अगर बना रहेगा तो जीवन अच्छा चलेगा, अगर आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो। नहीं तो आप वैराग्य लेकर फिर आपके लिए मेरे हिसाब से माया ज़रूरी नहीं है, फिर पूर्ण रूप से आप भक्ति में ही रहिए तो अच्छा है। क्या संयोग है कि पिछले साल जब हम यहाँ साहित्य आज तक का कार्यक्रम कर रहे थे तब उस समय राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और इस बार महाकुंभ चल रहा है। 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, जिसमें नवयुवक, नई पीढ़ी सबसे ज़्यादा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या दर्शाता है? कि मेरा देश बदल रहा है। मुझे खुशी है कि हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि राम मंदिर को लेकर, महाकुंभ को लेकर जो उत्साह आज युवाओं में है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि धीरे धीरे लोग अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर एक खुले मानसिकता के साथ बढ़ रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की। और जो आयोजन, जो सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आप गई? हाँ जी, मैं तो शुरुआत में ही जाकर आ गई थी। मैं 14 तारीख को गई थी, हमने अमृत स्नान किया था। तो जी हाँ, बहुत खुशी है कि जिस तरीके से बड़े बड़े टेंट्स लगे हैं और भक्त जिस संख्या में वहाँ पर आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड जो चीज़ हुई, ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए हम क्या आगे जाके बेहतर कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम उसके लिए कह सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम वील मेक श्योर ऐसा ना हो, क्योंकि जिनके साथ हुआ उनके लिए अब मुझे नहीं लगता कोई दवाई, कोई भी चीज़ वो वापसी कर सकती है। तो वहाँ आप यही कह सकते हैं कि हम सभी उस चीज़ में साथ में उनके हैं, हम माफ़ी मांगते हैं उस चीज़ के लिए, और हम शायद उस दर्द को कभी ठीक नहीं कर सकते। पर जिस तरीके की संख्या की आप बात कर रहे हैं, इतनी संख्या में वहाँ लोगों का आना लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो मर्यादा का ध्यान रखें, वो रूल्स का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम रूल्स तो बनाते हैं पर रूल्स फॉलो करने वाले हर कोई है, ये सब कर सके ये पॉसिबल नहीं होता है। रूल्स बनाने वाले ठीक है, पर फॉलो करने वाले कितने हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। लोगों को भी स्वयं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साहित्य का मंच है और आध्यात्मिकता आपका विषय है। क्या साहित्य के जरिए आध्यात्मिकता तक पहुंचा जा सकता है या आध्यात्मिक हुआ जा सकता है? मुझे लगता है बिल्कुल हुआ जा सकता है। मुझे लगता है आध्यात्मिकता तो आपको हर क्षेत्र से मिलती है, सिर्फ साहित्य से नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में हैं। मैं बहुत सुंदर तरीके से एक बात कहती हूँ कि अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में कहूँ, अगर कोई डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, इलाज ईमानदारी से कर रहा है, वो डॉक्टर स्पिरिचुअल है। अगर कोई टीचर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस रख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सोच कर के आगे आने वाली पीढ़ी है ये नज़र में रख रहे हैं, वो टीचर स्पिरिचुअल है। तो आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक थॉट है, हायर लेवल थॉट, कि मेरा तो भला ही हो पर मेरे काम के साथ दूसरों का भी भला हो, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक होने की अवस्था में चल थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि आध्यात्मिक होने की अवस्था कौन है, कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया है, ये कैसे पता चले? पहला तो मुझे लगता है कि वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है। वो काम इसीलिए नहीं करता कि उसको वापसी क्या मिलेगा, वो काम इसलिए करता है कि उसको ये काम करना अच्छा लगता है। ये सबसे पहली चीज़ है जो हम गीता जी में कहते, कर्म कर फल की चिंता मत कर, कि वो वापसी नहीं सोचता। वापसी मिल गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिली तो देखेंगे क्या होता है, पर उसे काम पसंद है। वो अपनी काम की ईमानदारी में कभी भी कुछ भी इधर उधर नहीं करेगा जस्ट बिकॉज रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है। सेकंड इज़ हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस, कि मेरा तो भला हो पर ये काम एक पर्पस क्या लेकर आ रहा है, इससे मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, एक अच्छी सोच आप कैसे ला सकते हैं, पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं, नो मैटर व्हाट द वर्क इज़, वो भी मेरे हिसाब से आध्यात्मिक होना है। और थर्ड आई वुड से एक डिवाइन कनेक्शन।
जो आध्यात्मिक है वो किसी पिक्चर को माने ना माने, दैट इज़ ओके, पर वो ये माने कि पावर तो है, पावर के बिना तो काम नहीं हो सकता, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। और जो नास्तिक होते हैं वो तो कहते हैं कि कोई पावर नहीं है, क्या नास्तिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है? अगर आप आध्यात्मिक है तो पावर मानना पड़ेगा। देखिए पावर कई बार आप कर्म मान सकते हैं कि कर्म है, कर्म घूम कर आएगा, ये भी पावर है। पर अगर आप यही सोचे कि जो है मैं ही हूँ, मैं जो करूँगा वो ही होगा, आई डोंट थिंक ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। पर आप, मैंने जैसा कहा, पिक्चर मत मानिए, एक शक्ति तो है जो मेरे पीछे है और जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, और जो मैं जैसा कर्म कर रहा हूँ उसका उल्टा फल मुझे जैसे कर्म अनुसार है वो मिल रहा है। तो ये तो आपको होना पड़ेगा। अगर आप ये मानेंगे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। अभी आपने देखा होगा हाल में वो सोशल मीडिया पर जो शो को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, चूंकि उनमें से एक व्यक्ति को वो एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिला प्रधानमंत्री के हाथों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भाषा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कब से कथाओं में ये बात कहती आ रही हूँ, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सी, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हम जिस देश में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपने 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 पर्सनल ओपिनियंस रखते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी कभी समझ नहीं आई, कभी भी समझ नहीं आई मुझे ये चीज़। और मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि मजाक करने में और किसी की बेइज्जती करने में, दोनों के बीच में बहुत पतली लाइन होती है जो कई बार हम पार कर देते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें मजाक नहीं लगती। एंड इफ़ यू हैव अ प्लेटफॉर्म, अगर वो प्लेटफॉर्म एक बदलाव लाने की ताकत रखता है, देन आई थिंक यू शुड हैव सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट प्लेटफॉर्म एंड थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग समथिंग। दिस इज़ व्हाट आई फील। बट उसके अलावा आप इंटरनेट पे, तो मुझे लगता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज ख़राब है। अगर आप देखें तो बच्चे जिस तरीके के गानों पे नृत्य कर रहे हैं, बच्चे जिस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ का इतने आसानी से आपने एक्सपोजर दे के रखा है, एज पेरेंट्स भी, मुझे लगता है वो ज़्यादा खतरनाक है मेरी नज़र में, कि आने वाली पीढ़ी ही पूरी ख़राब हो सकती है आपकी। क्या करना चाहिए, क्या आप सुझाव देंगे परिवार वालों को, पेरेंट्स को, युवा पीढ़ी को? कि जब तक थोड़े समझदार ना हो जाए आप एक्सपोजर दे ही ना। हमें तो देखिए हमारे समय में आफ्टर 10 बोर्ड्स फ़ोन ही मिला था, उससे पहले तो हमने फ़ोन ही नहीं लिया था, तो हमें पता ही नहीं था इंटरनेट पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारे पेरेंट्स, हमारे अपने, हमारे बड़े ही हमें सही सीख देते थे। और आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, छोटे छोटे बच्चे बहुत ईजीली यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, बहुत ईजीली इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं, और किसी भी तरीके की रोक टोक है नहीं उनको, बिकॉज पेरेंट्स को चिंता ही नहीं है कि वो देख क्या रहा है, क्योंकि पेरेंट्स बात करना चाहते हैं। अगर 4-5 लोग एक साथ मिल गए और उनको लग रहा है हमें बात करना और बच्चा परेशान कर रहा है, तो वो तुरंत फ़ोन पकड़ा देते हैं कि चलो खेलो, हमें परेशान मत करो। वो उस वक्त क्या देख रहा है, वो क्या सीख रहा है, वो खुद कितने वीडियोज़ वैसे बना रहा है, मुझे लग रहा है पेरेंट्स इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और फिर जब वो एक पर्टिकुलर एज पे आके कुछ बहुत बड़ा करता है, तब हम कहते हैं अरे इंटरनेट की गलती है, अरे इंटरनेट पे ये सब क्यों है, आपने देखने ही क्यों दिया फर्स्ट प्लेस पे। तो क्या सेंसरशिप की आवश्यकता है, जो हमारा नया डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है या जो सीरीज़ हैं? बिल्कुल है, मुझे तो लगता है, क्योंकि देखिए कुछ तो हमें ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो आप ईमेल आईडी बना लो वहाँ पे, एंड यू डोंट इवन नीड प्रॉपरली के शो करने को दैट यू आर 18+। कई जगह तो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो 18+ के लिए वीडियोज़ है। I don't know how they do that. It means it's that easy to watch a video which is 18+. आप देखती हैं सीरीज, मूवीज वगैरह? बिल्कुल, मैं वेब सीरीज़, मुझे बहुत शौक है। आई थिंक आई जस्ट कम्प्लीटेड ब्रीद इनटू द शैडोज सीजन 2 कल ही। तो आई डू वॉच वेब सीरीज़, बट सी व्हाट आई से कि एक एज के बाद ना आपको पता होता है कि एंटरटेनमेंट क्या है और आपको क्या सीखना है। आप उस चीज़ को हटा सकते हो। अगर मुझे कोई, मान लीजिए वेब सीरीज़ में कोई पार्ट आ रहा है जो मुझे लग रहा है ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई विल रिमूव इट बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज। मुझे इतनी समझ है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया, या ये एंटरटेनमेंट भी नहीं था, ये गलत था, तो मैं उसको हटा के अपने अंदर वो सीख नहीं लूँगी। और कोई चीज़ जो मुझे लगेगा ये सीखने लायक है तो मैं उसको सीखूंगी। पर हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई इतना समझदार नहीं है, और हर कोई उस एज पे वो चीज़ नहीं देख रहा है। तो उसके लिए आई थिंक कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए।
ताकि बच्चे आपकी आवाज़ तो बहुत दूर तक जाती है, तो आप मांग करेंगे कि सेंसरशिप लेकर आए इसमें? अब उस पर भी देखिए, अब मुझे लगता है कई आर्टिस्ट आ जाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, आप हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। तो लेकिन क्या ये देखिए, मैंने एक सोच बताई, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये एक सोच है, हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, हम इस पे अलग अलग फील्ड के लोग आके बैठ के अपने अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अपने अपने सल्यूशन बता सकते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि एक सोच आई और तुरंत उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि उस चीज़ में आपने सारे पर्सपेक्टिव नहीं समझे हैं। तो अभी भी अगर जो मैं बात कह रही हूँ उसमें सारे पर्सपेक्टिव नहीं आए हैं, बट ये एक डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है कि होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। पर हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही है आज। और सिर्फ इतना ही नहीं, आई थिंक जिस तरीके से ट्रोलिंग भी होती है, आज आप बच्चे के वीडियोस बन रहे हैं, उस बच्चों को जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है, थ्रेट्स दिए जाते हैं, ऑब्वियसली वी नो ये फेसलेस लोग हैं, पर उन बच्चों को कौन समझाएगा ये फेसलेस लोग हैं। आप प्रभावित होती हैं ट्रोल से? अब नहीं, एक टाइम पे डेफिनेटली, जब आप नए नए थे, मुझे याद है मेरा सबसे पहला ट्रोलिंग का इनकाउंटर ही आज तक के थ्रू हुआ था। सो आज तक ने एक बहुत सुंदर आर्टिकल मेरे लिए लिखा था और मैंने वो आर्टिकल पढ़ा एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बहुत सुंदर आर्टिकल था, मैंने जो काम किया उसके ऊपर था, मेरी जर्नी के ऊपर था, और मैं वो पढ़ रही थी, मैं फ़्लाइट में थी और मुझे पूरा सीन आज तक याद है। और बगल वाली सीट में मेरे पापा हैं। आर्टिकल के बाद नीचे यू हैव कमेंट्स, तो मैंने वो कमेंट पढ़ना शुरू किया और इतने भद्दे कमेंट्स थे एंड आई वाज जस्ट आई थिंक 14 और 15 एट दैट एज, और इतने भद्दे कमेंट्स, और मैंने वहीं रोना शुरू कर दिया क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता। और वो मेरे पापा ने कहा क्या हुआ, मैंने बोला मैंने कुछ गंदा नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये मुझे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ना आई एम क्राइंग लाइक एनीथिंग। और मेरे पापा को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको क्या बोलूँ कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, वो ऐसे ही लोग हैं, उनकी सोच ही ऐसी है। तो हाँ, उस वक्त जब आपने नया नया ये चीज़ मैंने देखी थी कि लोग कमेंट करके आपको कैसे गलत फील करवा सकते हैं, उस वक्त बड़ा बुरा लगा था। पर अब एक और कंट्रोवर्सी आई जिसमें आपको घेरा गया कि लग्जूरियस ब्रांड्स का आप इस्तेमाल करती हैं, और लोगों ने कहा कि उपदेश देना आसान होता है, उसको निभाना करना मुश्किल। कैसे डील किया आपने? नहीं, डील मैंने किया ही नहीं, क्योंकि देखिए आपने जो लाइन कही, मैंने वहीं पे मैं कहती हूँ ना कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मेरा उपदेश ये कभी था ही नहीं। जो लोग लिख रहे हैं, मतलब आप ऑब्वियसली, मुझे वापस कमेंट करना अच्छा नहीं लगता कि अरे ये तो ये कहते, नहीं कहते, मैंने कभी नहीं कहा। यहाँ तक कि 15 साल पहले, अगेन आज तक पे ही पहला इंटरव्यू दिया था मैंने अपना 15 साल पहले, उस इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा है, क्योंकि मेरे घर के अंदर वो इंटरव्यू हुआ था। और मैंने कहा है मैं संत साधु साध्वी नहीं हूँ, ना मैं अपनी कथाओं में ये बात कहती हूँ। और यूथ होने के नाते जो आज यूथ मुझसे इतनी रिलेटेबिलिटी रखता है, क्योंकि मैं उनको नहीं कहती सब कुछ छोड़ने, मैं तो और कहती हूँ कमाओ भाई पैसे नहीं छोड़ने हैं, कमाना है। क्योंकि अगर आपने सांसारिक जीवन चूज़ किया है, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी इच्छाएं, अपनी पसंद या पूरी करिए, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी ज़िंदगी दीजिए, अपने आप को ज़िंदगी दीजिए, ट्रैवल करिए, पर उसके साथ आध्यात्मिक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर नींव कमज़ोर होती है तो इमारत गिर जाती है, और नींव आध्यात्म है, मेरी नींव आध्यात्म है। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं जानती हूं मेरी नींव कमज़ोर नहीं है।